स्टार्टिंग करते हैं। राजस्थान के हस्तशिल्प, जो जो भी कपड़ों पर चीजें की जाएगी, आपके कलाकारी जो जो भी कपड़ों पर की जा सकती है, ठीक है। जींस को घुटनों के नीचे से फाड़ना है, घुटनों के ऊपर से फाड़ना है, ठीक है। यहाँ पर कट लगाना है, यहाँ पर कट लगाना है, ये जैसे भी कलाकारी की जाती है सारी की सारी हस्तशिल्प है, ठीक है। आदि हस्तशिल्प आप भी माहिर होंगे कि कुछ कुछ नए नए डिजाइन बना देते होंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो चलती है, पूरे राजस्थान में चलती है, उन हस्तशिल्प से संबंधित शब्दों को देखना है। और इसमें ऐसे कई सारे शब्द नए मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं। जब जब भी एग्जाम होंगे तो यही आएंगे। राजस्थान के इतिहास में वगैरह शब्द कम मिलते हैं, तो इनसे ज्यादा उठाने की कोशिश की जाती है। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कपड़ा कोई भी बनाना है तो उसके लिए रुई चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूत का बनेगा, रेशम का बनेगा, तो सबसे पहले रुई चाहिएगी। और रुई को कपास से अलग करने वाले जो लोग होते हैं वो कौन कहलाते हैं? पिंजारे, पिंजने वाले, ठीक है। और ये जो पिंजारे होते हैं वो पिंजाई का कार्य करते हैं। तो पहला तो यही है कि रुई को कपास से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये पिंजाई कहलाती है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पिंजारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सारे पिंजारे लगभग होते हैं वो मुसलमान होते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने भी यहाँ पर डूंगरपुर में बहुत सारे पेजारे हैं जो आपके आबे पर केरिया उतारने आते हैं, सारे के सारे पेजारे ही है, टोटली मुसलमान है। मतलब ये सारे कन्वर्टेड मुसलमान है। कन्वर्टेड मुसलमान का मतलब ये होता है कि ये सारे क्षत्रिय लोग थे। चमार भी क्षत्रिय, मेघवाल भी क्षत्रिय, ये पिंजारे है वो भी क्षत्रिय लोग थे, ठीक है। इन मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, तो मुगल जब भी गुलाम बना लेते थे उनको, तो अलग अलग आपके काम दे देते थे। जैसे चमार थे वो क्षत्रिय थे, और चरवणकार नामक एक शासक था गुजरात का, तो वो जैसे ही सिकंदर लोदी से लड़ा था, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि उनकी वीरता बहुत ज्यादा थी, क्षत्रिय थे, लड़े थे। इसके बाद में वो उससे बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गया और उसने सभी चरवणकारों को बंदी कर बना लिया गया, जिसमें उनका एक राजा था वो भी चरमद नाम से ही था। और उनको कहा गया कि तुम आज से मेरे यहाँ पर जितने भी पशु मरेंगे उनकी खाल को चीरने का कार्य करोगे। तो धीरे धीरे सिकंदर लोदी के काल में ये चमार थे वो खाल छीलने का कार्य करने लगे। उनकी 2-3 पीढ़ियों तक रेगुलर यही करवाया गया। इसके बाद में वो लोग भूल गए कि हम राजा थे, उन्होंने ये मान लिया कि हम खाल चीरने वाले ही है, ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे तौहीन का मनुष्य शिकार हो ही जाता है। तो एक तरह से एससी कैटेगरी बन गई, जिसमें खाल चीरने वाले, अस्पृश्य समझने वाले जो लोग थे वो चमार कैटेगरी में आ गए। एक्चुअल में प्राचीन भारत की विरासतों में ये चीजें नहीं थी, ये जैसे जैसे भी मुगल आए हैं वैसे वैसे क्रिएट हुई है। तो चमार कोई स्टार्टिंग से जाति नहीं है, इसी तरह पिंजारे कोई स्टार्टिंग से जाति नहीं है, ठीक है। ये भी पिंजारे थे, वो भी हिंदू ही थे। उनको जब भी ये औरंगजेब वगैरह आए, उन्होंने उनसे ये लड़े, जब भी क्षत्रिय थे तो लड़े, जब भी लड़े तो उन्होंने उनको कन्वर्टेड मुसलमान बना दिया और ऐसा कार्य सौंप दिया जो निम्न कैटेगरी का हो। तो सबसे पहले रुई से अलग करने का जो कार्य सौंपा वो इन मुसलमानों को सौंपा। और ये जो मुसलमान थे, कौन सी जाति के थे आप? नद्दाफ जाति के थे। और ये मुसलमान कहलाते हैं, वो कौन से मुसलमान कहलाते हैं भाई? दुनिया मुसलमान। आप जब भी कबीर पढ़ोगे तो कबीर में आएगा कबीर दुनिया मुसलमान थे। इसका मतलब वो रुई की पिंजाई करने का कार्य करते थे, कपास से रुई को अलग करने का काम करते थे। तो पहला है तो यही है कि रुई को कपास से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पिंजाई कहलाती है, ठीक है। अब रुई से कपास अलग हो गई, मतलब बीज वगैरह सारे अलग हो गए, तो फिर उनकी धागों के रूप में बुनाई करनी पड़ती है। जो बुनाई करने वाली जाति होती है वो आपकी कौन सी जाति कहलाती है भाई? बुनकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी बुनकर लोग लगाते हैं वो सारे के सारे आपके यही काम करते थे, बुनाई करने का काम करते थे। और बुनाई करने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आपके बेस को। ये यंत्र है, ठीक है। और जैसे चरखा होता है वैसे के वैसे धागा काटने के लिए एक यंत्र होता था, जिसको पहली भाषा पहले बैच को कहते थे। उसका आधुनिक रूप जो था वो चरखा था। और ये जो धागा इससे काटा जाता था उसको बाणों कहा जाता था। बाणों का मतलब होता है धागा, तो ये जो धागा होता था उसको बाणों कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये धागा काटा जाता था। इसके बाद में सबसे पहले साड़ियां बनानी स्टार्ट हुई, और वो जो साड़ियां बनानी स्टार्ट हुई है वो आपकी कौन सी साड़ियां कहलाती है?
कोटा डोरिया। इसकी एक विशेषता थी कि एक ही धागे से पूरी पूरी लगभग साड़ी बनाई जाती थी, तो इसको कोटा डोरिया की साड़ियां कहते थे। कोटा डोरिया की साड़ियां स्पेशली बनाई गई थी, वो कहां पर बनाई गई थी? आपके कोटा में बनाई गई थी। और कोटा में भी एक जगह है जो कौन सी जगह नाम पड़ता आपके? कैथून। तो कैथून की कोटा डोरिया की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, कभी भी आ जाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इन कोटा डोरिया की साड़ियों में कोई मतलब डिजाइन वगैरह नहीं आती थी, ना ही इनकी बारीकी आती थी। मोटी एक आपके बोरी जो होती है ऐसी साड़ी बुन दी जाती थी, ठीक है। तो पता नहीं पड़ता था कि ये साड़ी ओढ़ के घूम रहे, बोरी ओढ़ के घूम रहे, कि बस का है कोई ऐसे। तो नेक्स्ट जब पता नहीं पड़ता था तो कहा जाता है कि यहाँ पर झालावाड़ था, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री थे कोटा के, जिनका आपने नाम सुना ही होगा। कौन से आदमी थे? जालिम सिंह, ये प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि ये एक बार गए थे मैसूर, और मैसूर में जब गए थे तो वहां पर सारी लकड़ियां घूम रही थी, मतलब लड़कियां जो घूम रही थी वो अच्छी अच्छी साड़ी पहने हुए घूम रही थी। इनको बड़ी मस्त लगी, सोचा कि अपने वाली जो साड़ी पहन कर घूम रही है पास में ही नहीं जा सकते, इतनी ज्यादा चुभती है, मतलब तीर लगे हुए ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक आपके वो था जिसका नाम था मोहम्मद मसूरिया, ठीक है, कलाकार था, बहुत शानदार साड़ियां बुनता था। तो कहा जाता है ये जो जालिम सिंह थे वो इस मोहम्मद मसूरिया को वापस ले आए, और ये जो ले आए कहां पर ले आए? अभी कोटा में ले आए, ठीक है। और इस मोहम्मद मसूरिया को कहा गया कि मेरी बेगम के लिए साड़ी बुनो, और यहां पर इसने आकर साड़ी बुनने का कार्य शुरू किया इस मोहम्मद मसूरिया ने। और नेक्स्ट आगे जो भी वर्गाकार साड़ी इस तरह से प्रिंट बनानी शुरू की, वर्गाकार साड़ियों को बनाना शुरू किया, तो ये जो वर्गाकार कॉलम वाली साड़ियां आपकी मिलती है वो सारी सारी कौन सी साड़ियां कहलाती है? मसूरिया साड़ियां कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्गाकार साड़ी पहनोगे तो फर्स्ट में ये ध्यान करना कि भाई ये मसूरिया साड़ी है, इसको सबसे पहले बुना गया वो किसने बुना? मोहम्मद मसूरिया ने। और इसको लाने वाला कौन है? जालिम सिंह है, ठीक है। तीन चीजें याद करना तो याद रह जाएगी, क्योंकि साड़ियां तो आप पहनोगे ही सही, ध्यान रखिएगा। ये तेरा मोहम्मद मसूरिया ही नहीं बुना, शायद सारे वर्गाकार ब्लॉक दिख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे, ये टोटल वर्गाकार ब्लॉक्स कितने होते हैं मसूरिया साड़ी में? तो कम से कम मसूरिया साड़ी में जो ब्लॉक्स होने चाहिए वो आपके कितने होने चाहिए? 300 होना चाहिए, तो वो मसूरिया साड़ी कहलाएगी। घर पे जाकर बैठे बैठे गिनती रहना तू कि कितने ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। अगर 300 ब्लॉक नहीं होते तो ये मसूरिया साड़ी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट आगे, मसूरिया साड़ी जो है वो कोटा की फेमस है और 300 ब्लैक होते हैं। मोहम्मद मसूरिया नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम बताई थी, और जालिम सिंह जो राजा थे वो इस कलाकार को यहां से लाए थे, मैसूर यानी हैदराबाद से लाए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यही आपकी चीजें वो काम की है। नेक्स्ट आगे, इन मसूरिया साड़ियों के अलग अलग रूप, जैसे जैसे दूसरे ये जिलों में गए ये साड़ी, तो वैसे वैसे इसके कुछ अलग अलग रूप बने, ठीक है। अब मसूरिया है वो कहां पर प्रचलित हुई? आपकी कोटा में प्रसिद्ध हुई। बाकी जो है एक तो मलमल है, एक मथानिया है, और एक कहां पर है? लोई। सबसे पहले मलमल की बात करते थे। मलमल जो प्रसिद्ध हुई वो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तनसुख नामक एक स्थान है, वहां की प्रसिद्ध है। मथानिया कहां पर आता है? मथानिया बीकानेर। और लोई जो प्रसिद्ध है वो आपकी कहां की प्रसिद्ध है? नापासर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चार चीजें, लोई नापासर की प्रसिद्ध है, मथानिया बीकानेर की प्रसिद्ध है, मलमल तनसुख की प्रसिद्ध है, और मसूरिया कोटा की प्रसिद्ध है। चार चीजें ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आ सकता है, और इसमें से मलमल नेक्स्ट आ सकता है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये चार चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब जैसे जैसे बुना गया, मतलब धागे को सबसे पहले बुना गया, तो अपने यहाँ पर, ये तो अपनी साड़ियों की बात होगी, अपने यहाँ पर क्या क्या बुना जाता था धागे में? तो धागे में अपने यहाँ पर जो भी बनते थे बुनाई से, वो एक झटपट्टी बनती थी, दूसरे गलीचे बनते थे, तीसरी क्या बनती थी आपकी? दरिया बनती थी, ठीक है। और चौथी जो बनती थी वो पट्टू बनती थी, यानी शॉल बनती थी एक। तो ये चार चीजें और है जो आपके आती है। अब ये है क्या क्या? जटपट्टी क्या कहलाती है? जट का मतलब होता है बाल, बहुत लंबे बालों से अगर कोई चीज बनाई जाती है आपकी स्पेशली, तो वो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? जटपट्टी। लंबे बाल अधिकांश तो होते हैं, वो कहा जाता है किसके होते हैं भाई? बकरियों के होते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जटपट्टियां जो फेमस हुई है वो आपकी किसकी प्रसिद्ध हुई है? बकरियों की प्रसिद्ध हुई है। जहां से ये जो प्रसिद्ध है वो ध्यान रखिएगा, एक गांव की प्रसिद्ध है। कौन से गांव की प्रसिद्ध है भाई? जसोल गांव की प्रसिद्ध है। ये आता है जटपट्टियां कहां की प्रसिद्ध है? तो जसोल गांव की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी स्पेशली विशेषता क्या है? तो बकरी के बालों की एक मस्त विशेषता होती है, और वो ये होती है कभी भी वो पानी नहीं सोखती है, ठीक है। तो अधिकांशतः जहां पर रेन ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, तो बाकी कोई सी भी चीज से तंबू वगैरह बनाए जाते हैं तो वो पानी सोख लेते हैं, गीले हो जाते हैं, ठीक है, चिपकने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पानी बिल्कुल नहीं सोखती है, तो इससे अधिकांशतः जो चीजें बनाई जाती है वो आपकी क्या बनाई जाती है?
तंबू बनाए जाते हैं। तो तंबू बनाने में जसोल की झटपट्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जसोल की झटपट्टी का इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल होता है, तो और जो चीजें यहाँ पर तंबू के अलावा जो चीजें बनाई जाती है, जो आपका जहाज चलते पानी में, उनमें जब भी यात्री प्रवेश करते हैं वो पानी में चलते हैं, तो स्वाभाविक है पानी आना स्वाभाविक है, ठीक है, कहीं न कहीं से हाथों में वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में जहाज पर अगर कालीन दूसरी रखी जाए तो वो पूरी सदैव गीली ही रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जहाज की जो कालीन बनाई जाती है वो बकरियों की झटपट्टी की बनाई जाती है, मतलब बकरियों के बालों की बनाई जाती है, जो पानी बिल्कुल नहीं सोखती है। और जब पानी बिल्कुल नहीं सोखती है तो हमेशा सूखी सूखी रहेगी, चाहे उस पर पानी डालोगे तो भी वो सूखी ही रहेगी। इसकी ये एक मेन विशेषता होती है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो जहाज कालीन और तंबू जो बनाए जाते हैं रेन सीजन वाले एरिया में, मतलब जहां पर वर्षा होती है, वो जसोल की झटपट्टी है। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो क्या है आपके गलीचे, ठीक है। गलीचे स्पेशल जो प्रसिद्ध है वो आपके कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, जयपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गलीचे क्या आती है, एक तरह की कालीनी होती है और कुछ नहीं होता है। अगला जो चीज है वो दरिया। दरिया का मतलब अपन जो लेते हैं वो समुद्र लेते हैं। अगर वास्तव में निकला जाए आपने के बिछाने की जो दरिया होती है वो कहाँ कहाँ पर बनती है, तो वो समुद्र में हमेशा साल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। साल्ट का मतलब नमक। ये दरिया समुद्र से ले लेना। अब दरिया कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है जो बिछाने वाली, तो समुद्र में साल्ट होता है। ये 3 गांव है आपका। एक जो गांव है वो तो कौन सा गांव है भाई, सालावास गांव है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और गांव है वो कौन सा गांव है, टांकला गांव है। और एक और नेक्स्ट गांव है वो कौन सा गांव है, लवाण गांव है। तो जब भी ये युग्म में आएंगे निम्न में से कौन से गांव में दरिया नहीं बनाई जाती, ये और ये दोनों तो एक साथ आ गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से गांव में दरिया बनाई जाती है, तो लवाण सालावास यूं आ गया डैश करके। तो ये 3 अलग अलग गांव है। टांकला गांव जो आपका पड़ता है वो नागौर में पड़ता है। लवाण गांव जो आपका पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, दौसा। और सालावास जो गांव पड़ता है वो आपका कहां पर पड़ता है, चूरू में पड़ता है, ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो नेक्स्ट 3 गांवों में आपकी दरिया बनाई जाती है, जिसमें से एक साल्ट से याद रखना है, सालावास गांव है, दूसरा ल से लवाण गांव है, और तीसरा जो गांव है वो आपका टाकला गांव है। अगला जो होता है वो एक और शॉल होती है जिसको कहते हैं पट्टू, ध्यान रखिएगा। ये शॉल बनाई जाती है। अब ये किससे बनाई जाती है, तो जो भी पट्टू बनाए जाते हैं स्पेशली जैसलमेर के प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसलमेर में जो भी चीजें बनाई जाती है वो हमेशा एक बालों की बनाई जाती है। किसके बालों की, ऊंट के बालों की। तो अगर बकरी के बालों की कोई चीज बनाई जाती है बिछाने वगैरह के लिए तो वो कहलाती है जट पट्टी। और ऊंट के बालों की अगर कोई चीज बनाई जाती है तो वो पट्टू या फिर क्या कहा जाता है, उसको शॉल कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस जैसलमेर का जो ऊंट के बालों की एक चादर बनाई जाती है पूरी पूरी, और वो जो बनाई जाती है वो बड़े कोमल, ऊंट एक तो बहुत बड़ा ऊंट होता है, एक छोटा बच्चा ऊंट का होता है। तो छोटे बच्चे के बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, और बड़े ऊंट के तो ऐसे बाल होंगे जिससे तीर भाले ही बनाए जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आगे जो छोटा बच्चा होता है ऊंट का, उसको क्या कहा जाता है, तोड़ियो। अपने जो महेंद्र मूमल की स्टोरी में भी आई थी कि एक छोटी थी रास्ता भूल जाती थी, उसको क्या कहा जाता था, टोरडी कहा जाता था। तो तोड़ियो या फिर टोरडी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और उससे छोटे बच्चे के जो बाल होते हैं ऊंट के बच्चे के, वो क्या कहलाते हैं, बाखड़ कहलाते हैं, ठीक है। तो बाखड़ का मतलब छोटे ऊंट के बच्चों के एकदम नरम बाल होते हैं, उनसे अगर शालें वगैरह बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी पट्टू कहलाती है। ये भी पानी नहीं सोखती है बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा पानी नहीं सोखती है वो आपकी जट पट्टी, यानी किससे बनाई जाती है, बकरी से बनाई जाती है। तो ये आपके मेन चीजें थी जो आपके बनाई जाती है। अगली चीज, अब कपड़ा हमने बुन दिया, मतलब धागा तैयार कर दिया। अब धागे को कलरफुल बनाना होगा, क्योंकि आप एक सफेद ही मिल जाए तो पहनोगे नहीं, स्वाभाविक है। तो उसको कलरफुल बनाना होगा, और कलरफुल बनाने का जो कार्य करेंगे वो कौन सी जाति करेगी, रंगरेज जाति करेगी, ठीक है। तो धागे को कलरफुल बनाना है, उसके लिए जो कार्य करेगी वो रंगरेज जाति करेगी। इसी रंगरेज जाति को एक और जाति कहा जाता है, और वो नीलागर जाति कहा जाता है। ये सिर्फ धागे को कलरफुल बनाएंगे कि भाई पीला है कि हरा है कि कैसा है, ठीक है। उसमें अगर कुछ और छापना है, मतलब धागे को आपके अगर एक पीला धागा बना दिया, एक और हरा धागा बना दिया रंगरेजों ने, अगर इनसे आपके कोई सूट बनाया गया तो उसमें 2 ही कलर आएंगे, एक तो पीला कलर आएगा, एक हरा कलर आएगा। उसमें अगर कोई फूल वगैरह स्पेशली बनाने तो उसको छापना पड़ेगा, और जो छापने की कला कहलाती है वो एक जाति करती है। कौन सी जाति करती है, छिपा। दर्जियों में छिपे होते थे, और वे फूल आपके, ये इसने पूरी पूरी फूल वाली पहनी रखी है, ठीक है। तो ये छिपा द्वारा बनाई गई है, ध्यान रखिएगा।
अब नेक्स्ट आगे, सबसे पहले 3 कारखाने इसके लिए अलग अलग स्थापित हुए थे, वो जयपुर में स्थापित हुए थे कपड़े बनाने के लिए। और ये 3 कारखाने थे, वो 3 नामों से जाने जाते हैं। एक तो सीवन खाना नाम से जाना जाता है, एक रंग खाना का नाम से जाना जाता है, एक कौन सा खाना के नाम से जाना जाता है? छापाखाना। जो कपड़ा तैयार करता था, मतलब सीता था, पूरे कपड़े को धागे मिलाकर कपड़ा सिया जाता था, उसको एक खाना कहा जाता था। कौन सा खाना कहा जाता था? सीवन खाना। उन धागों पर जब रंग लगाया जाता था, वो काम एक जगह पर और किया जाता था, वो कौन सा खाना कहलाता था? रंग खाना कहलाता था। ठीक है। और नेक्स्ट उस पर फूल, वर्ग, त्रिभुज वगैरह जो भी आपके कपड़ों पर आकृतियां मिलती है, वो सारी की सारी कहां पर बनाई जाती थी? छापाखाना में बनाई जाती थी। तो सबसे पहले इसे 3 विभाग स्थापित करने वाला एक जयपुर का शासक था। जयपुर के शासक, ये खाना किसने बनाए सारे? अरे आप सूतर खाना वगैरह पढ़ते हो, तो ये किसने बनाए जयपुर में? सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की थी, यूं आता थे। ठीक है। तो इस 36 कारखानों में 3 खाने थे, वो ये कपड़ों से संबंधित थे। जो आपके सूरत खाना था, वो किससे संबंधित था? चित्रकला से संबंधित था। ठीक है। ये थोड़े थोड़े से ध्यान कर लीजिए। आलम खाना एक और था, वो झंडिया बनाने से संबंधित था। तो इस तरह से थोड़े थोड़े याद कर दीजिएगा, ये झंडिया बना रहा था। नेक्स्ट आगे, तो ये 3 खाने होते हैं। ये यहां पर सिला जाता है कपड़े को, यहां पर रंग लगाया जाता है, और छापा खाना में छापा जाता है, मतलब कोई न कोई कपड़े पर आपकी डिजाइन बनाई जाती है। अब कपड़े पर जो डिजाइन बनाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है? ये सारी डिजाइनें मैंने लिखी हुई है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपको जो भी दुकान में जाना है तो कौन सा कपड़ा लेना है वो देख लीजिएगा। सबसे पहली डिजाइन जो होती है, वो आपकी कौन सी डिजाइन कहलाती है भाई? बंदेश। ठीक है। इसके बाद मोठड़ा आता है, एक शिकारगा आता है, एक पौंचा आता है, एक लहरिया आता है, ये तो 2 बार लिख दिया मैंने। एक समुद्र लहर आता है, फिर एक पीड़ा आता है, एक मामा चुन्नड़ आती है, एक क्या होती है? बड़ूली, फिर क्या आता है? मलईगिरी, और एक और क्या होता है? अमोवा होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द क्या क्या थोड़े थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा। बंदेश तो आपने देखा होगा, आपकी चुनड़िया जो होती है सिलवटों वाली, ठीक है, वो इतनी गुच्छेदार बनाई जाती है कि अलग ही लगती है। तो वो सारी जो जिस रूप में होती है, वो किस रूप में होती है? बंदेश के रूप में होती है। ध्यान रखिएगा। मतलब जहां जहां पर भी प्रिंट नहीं करना है, वहां पर बांध दिया जाता है और उनको अलग अलग कलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको खोलने के बाद में अलग ही सिलवटे वाली निकलती है। तो वो सारी जो कला होती है, वो बंदेश कहलाती है। और बंदेज करने वाली जो जाति कहलाती है, कौन सी ये कार्य करती थी? तो वो एक जाति है जोधपुर की, और वो जो जाति है वो बंधारा कहलाती है। ये ध्यान रख लीजिएगा। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर का ये बंदेज है, और जयपुर का, ये 2 एरिया है जहां पर बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब बंदेज हो गया, इसके बाद क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ और है, ये बाद में ले लेंगे। बंदेज के बाद में आपकी जो साड़ी तैयार होती है, या फिर अपना जो सिंगल लुगड़ा तैयार होता है, उसके कुछ रूप होते हैं। उसमें से एक पौंचा होता है, एक लहरिया होता है, और एक और होता है, वो कौन सा होता है आपका? मोठड़ा होता है। पौंचा किसको कहते हैं? तो कोई भी साड़ी या लुगड़ा जो किस कलर का होना चाहिए? पीले रंग की जमीन का होना चाहिए, उसको कहा जाता है पौंचा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये जो होता है वो स्पेशली एक जगह पर पहना जाता है, प्रसूति में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कलर होता है वो बीमारियों से बच्चों को दूर करता है। नेक्स्ट आगे, दूसरी जो चीज होती है वो लहरिया होती है, और तीसरी जो चीज होती है वो मोठड़ा होती है। लहरिया क्या कहलाता है? तो जब भी ऐसी लहरें बनाई जाती है, ऐसा ही शायद होती है आपकी, ठीक है, साड़ी पर जब भी ऐसी लहरें बनाई जाती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। ठीक है। मोटरसाइकिल पर बैठकर लहरे तो लहरिया नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके लहरिया लहराओ यूं करके आप जुड़ जाओगे। अगली जो चीज होती है वो क्या होती है? मोठड़ा। अब ये मोठड़ा क्या कहलाता है? तो जब भी ऐसे सिंगल साइड में अगर लहरें बनाई हुई है कलर से, तो वो लहरिया कहलाएगा। जब इसको काटने वाली लहरें और बना दी जाती है, तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है भाई? मोठड़ा। तो जब 2 लहरिए एक दूसरे को आपस में काटते हैं, तो वो जो साड़ी आपकी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? मोठड़ा कहलाती है। सर्वाधिक लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, या सबसे ज्यादा लहरिया कौन सा प्रसिद्ध है, ये आता है। तो सबसे ज्यादा लहरिया जो प्रसिद्ध है वो कौन सा प्रसिद्ध है? समुद्र लहर। इसमें जो साड़ी या लुगड़ा आपका जो भी होता है, उसमें ऐसा लगता है कि भाई पूरा समुद्र बना हुआ है, और जो लहरें हैं वो पानी की लहरें, ऐसा लगता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है। अपने यहाँ पर जो लहरिया चलता है वो शायद लाल कलर का चलता है, और उसमें पीला रंग भरा होता है, वो चलता है। ठीक है। तो पीली लहरें बनाई होती है। ये रहा, पीला ही आ गया। हाँ, ये समुद्र लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसिद्ध है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है?
जयपुर का। तो जयपुर के लोग ज्यादातर जो पहनते हैं वो वैसा ही लहरिया पहनते हैं, पूरा साड़ी पर समुद्र बनाया गया हो और जो लहरें चल रही है वो कंप्लीटली पानी की चल रही है। पीला किसको कहते हैं? यही लहरिया जब इस रूप में होता है कि जो जमीन है वो मतलब जो आपका लुगड़ा वो लाल कलर का और उस पर पीली लाइनें बनी हुई है कंप्लीटली, तो वो जो कहलाता है वो कौन सा लहरिया कहलाएगा? पीला लहरिया कहलाएगा। ठीक है, एक होता है और मामा चुन्नट और एक होता है और वो बड़ूली। अब ये मामा चुन्नट क्या होती है? तो कोई भी वधू होती है वो जब शादी करती है, ध्यान रखिएगा, तो उसके मामा की तरफ से एक चुनड़ी भेजी जाती है, वो क्या कहलाती है आपकी? मामा चुन्नट। कलर बताओ। रेडी होगा, चलो ये बता दो। वाह, जब भी कोई लड़की शादी करती है तो वर पक्ष की तरफ से भी शायद एक ड्रेस आता होगा, नहीं आता? आता है, आता है। ठीक है, वर पक्ष की तरफ से एक ड्रेस आता है, ध्यान रखिएगा। और वो जो वर पक्ष की तरफ से एक ड्रेस आता है उसको कहा जाता है बड़ूली। अपन ने पड़यू क्यों कुछ कहते हैं, पड़ूला क्या कहते हैं मैडम? हाँ, पडलोली ना भी यूं कहते हैं, ये बड़ूला ही है, वो बड़ूली है। ठीक है, ध्यान रखना, शायद पडला ही अपने बोलते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर पडला बोलते हैं, वही आपकी बड़ूली है। ये स्पेशली जो कलर की होती है वो कौन से रंग की होती है भाई? लाल रंग की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मामा चुन्नड़ होती है वो लाल प्लस अन्य कोई एक रंग मिक्स होता है जिसमें से पीला रंग कॉम्बिनेशन में ज्यादा बैठता है, तो उस रंग की जो साड़ियाँ वगैरह होती है वो मामा चुन्नड़ कहलाती है। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एक और चीज रह गई अमोवा और एक और चीज रह गई मलयगिरी। मलयगिरी कम आएगी, अमोवा ज्यादा आएगी। अब ये अमोवा कहलाता क्या है? तो कोई भी शिकारी जब शिकार करने जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी शिकारी जब शिकार करने जाता है, शिकार ऐसे समय में करने जाएगा जब ये फसलें वगैरह सूख चुकी हो, ठीक है, मतलब गेहूं पक चुके हो, ऐसे समय में वो शिकार करने जाता है तो वो एक खास रंग की वेशभूषा पहनता है ताकि जानवर उसको दूर से देख नहीं पाए या अंदाज नहीं लगा पाए कि भाई ये जो व्यक्ति आया है वो स्पेशल व्यक्ति है, वो ये समझे कि ये कोई फसल वगैरह है, यही समझे। ठीक है, और इसके लिए एक वो वस्त्र पहनता है, जो कौन से वस्त्र होते हैं आपके? खाकी वस्त्र होते हैं। ठीक है, तो जब भी खाकी वस्त्र पहनकर किसी शिकार के पास जाएगा, आराम से पकड़ेगा उसकी गर्दन और अमड़ के फेंक देगा, तो वो जो अमड़ के फेंक देगा वो अमोवा वस्त्र पहन कर जाता है। तो ये जो अमोवा वस्त्र है वो ध्यान रखिएगा शिकारी पहनेगा, और ये जो होंगे वो कौन से वस्त्र होंगे? खाकी वस्त्र होंगे। ठीक है, मलयगिरी जो है वो आपके स्पेशली काले और कत्थई रंग के जो कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती है, वो आपके कहलाती है मलयगिरी कहलाती है, मतलब मटमैले रंग के वस्त्र होते हैं। तो इसमें ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है कंप्लीटली। हाँ, एक और चीज रह गई शिकारगाह, ध्यान रखिएगा। हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती में 4 जिले होते हैं, एक तो कोटा होता है, एक बूंदी होता है, एक बारा होता है और एक और झालावाड़ होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो भी कपड़े बनाए जाते हैं उन पर शिकार करते हुए कुछ दृश्य उकेरे जाते हैं, और ये शिकार करते हुए दृश्य उकेरे जाते हैं वो एक चित्रशैली की मेन विशेषता। कौन सी चित्रशैली में आपको बताई थी भाई? बूंदी चित्रशैली की, ध्यान रखिएगा। तो ये जो बूंदी चित्रशैली की विशेषता जो उकेरी जाती है, शिकारगाह के दृश्य, वो आपके कहां पर उकेरे जाते हैं? हाड़ौती में। तो बूंदी में शैली, जो भी कपड़े बूंदी में बनेंगे वहां पर बूंदी चित्रशैली का विकास होगा और शिकारगाह का अंकन होगा। तो ध्यान रखिएगा, शिकारगाह का अंकन कहां पर किया जाता है? तो स्पेशली हाड़ौती में ही किया जाता है। ठीक है, मोठड़ा तो मैंने पहले ही बता दिया, बाकी लगभग आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो जो भी बताए उनको याद रखने की कोशिश कर दीजिएगा हल्के हल्के, तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए पिंजरे।